हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्चरल कंसिक्वेंसेस के बारे में। कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट? तो कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहां पे आपको सारी चीजों को समेटना है जो अभी तक आपने पढ़ के आए ना पीछे, उन सारी चीजों को एक बार एक जगह पे ले आओ, कंसोलिडेट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हैं, ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हैं, ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कंसिक्वेंसेस क्या हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपने ये भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन का कंसिक्वेंसेस हमेशा नेगेटिव नहीं रहा है किसी भी सेंस में। पॉलिटिकल में भी आपने देखा कि अगर स्टेट की कैपेसिटी इरोड होती है तो वहीं पे स्टेट की कैपेसिटी को बूस्ट भी मिलता है ग्लोबलाइजेशन के कारण, एनहांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान आया? इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की अगर बात करोगे तो कुछ सपोर्टर्स हैं अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो अपोज भी कर रहे हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीजें हैं। वैसे ही कल्चरल कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, अगर पड़ता है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो सारे एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आई होप द हेडिंग इज क्लियर। फाइन। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी स्लाइड्स वगैरह है सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऐप पर आपको और भी एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास के बाद में लाइव इंटरैक्शन होता है। लाइव इंटरैक्शन के अलावा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल फीचर्स हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं। ये सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस कोड की मदद से आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए तो सीधे कूदते हैं इस टॉपिक पे, कल्चरल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव, सांस्कृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्या अलग अलग कल्चर्स के ऊपर इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम ये सोच के चलें कि ग्लोबलाइजेशन के कंसिक्वेंसेस सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर तक सीमित है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर से ऊपर है, आगे है, बाहर है। समझ में आया? एक्सप्लेन कैसे? तो द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो कल्चरल इफेक्ट की बात करें हम तो लोगों को ऐसा लगता है, जैसे आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा रहना, हमारा बात करना, हमारा मूवीज को देखना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस होती है जैसे जैसे हम वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट होते हैं। वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं थे तो कोरियन ड्रामा जो है वो कोरियन ड्रामा कोरिया में चल रहा था, हॉलीवुड की पिक्चर्स जो थी हॉलीवुड में चल रही थी, और इंडिया में जो बॉलीवुड थी वो चल रही थी। लेकिन आज क्या देखते हो आज कि आज आप एक इंडिविजुअल जो इंडिया में रह रहा है तो उसको हर तरह का टेस्ट है, वो कोरियन ड्रामा भी देखता है, हॉलीवुड मूवीज भी देखता है, और कह सकते हैं इंडियन बॉलीवुड मूवीज भी देखता है। साथ ही साथ हो सकता है तो वो क्या है, जैसे रवांडा वगैरह जो है तो यहाँ की जो मूवीज वगैरह है, ठीक है, उनमें भी क्या इंटरेस्ट दिखाने लगा है, अफ्रीकन जो सिनेमेटोग्राफी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे सोचने, समझने, खाने पीने, हमारी प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है, और यही कल्चरल कंसिक्वेंसेस में आएगा। तो अगर हम बात करें द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड। बस डर ये है कि अब जब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है जब कंपटीशन होता है किसी भी चीज में, एक तरह से ग्लोबलाइजेशन को देखा जाए तो कंपटीशन ही है। जब किसी भी चीज में कंपटीशन होता है, वो इकोनॉमिक कंपटीशन है, तो जो बेस्ट है वो सर्वाइव कर जाएगा। कंपटीशन का एक ही रूल है, आपको बताया मैंने सीधा सा, क्या कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, बाकी जो है वो पेरिश कर जाएंगे। ठीक, तो उसी तरह से क्या होता है, लोगों को डर है कि ग्लोबलाइजेशन में जब अलग अलग कल्चर्स इंटीग्रेट होंगे, कंपीट करेंगे कल्चर्स, कोरियन ड्रामा बोलेगा कि मैं बेहतर, ठीक है, और वैसे आप देखोगे तो हॉलीवुड मूवीज क्या बोलेगी कि मैं बेहतर। तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते अलग अलग तरह से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके चलते अलग अलग तरह से आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा, अलग अलग इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो अलग अलग इंपैक्ट है तो इसके चलते लोगों को डर लगता है कि जो माइनर कल्चर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके सामने एक थ्रेट है। ग्लोबलाइजेशन में जो मेजर कल्चर्स है, जो डोमिनेटिंग कल्चर है, वो डोमिनेट कर जाएंगे, और वर्ल्ड के अंदर जो कह सकते हो क्या है कि डाइवर्सिटी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसर्न है, ये कंसर्न है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर्स और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। ये क्या है, ये लोगों के मन में एक डर है कि कल्चरल कंसिक्वेंसेस जो है वो ये हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि होमोजेनाइजेशन हो जाए, वर्ल्ड एक जैसा हो जाए। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
ठीक है, कैसे, मतलब हमें पता भी नहीं लगता है और किस तरह से कल्चरल कंसिक्वेंसेस हम सफर कर रहे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। संडे के दिन छुट्टी बनाना, ठीक है, संडे के दिन छुट्टी बनाना, आज संडे है, ठीक है, संडे इज अ फंडे टाइप से। तो ये संडे के दिन छुट्टी बनाने का कंसेप्ट जो है ये इंडियन कल्चर का, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर का पार्ट कभी नहीं रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा मतलब जैसे हमारे कैलेंडर की बात करें तो हमारा कैलेंडर क्या है, हमारा कैलेंडर जो सिस्टम रहा है वो ये रहा है, विक्रम संवत वगैरह फॉलो करते आए हैं। लेकिन आज पूरा वर्ल्ड जो है तो गैरगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता है, मतलब वही वाला 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला। आज पूरा वर्ल्ड जो है संडे को ऑफिशियली क्या हॉलिडे मनाता है। ये क्या है? ये कल्चरल इंपैक्ट है, ठीक है। किसका कल्चरल इंपैक्ट है? तो ये कल्चरल इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में जो डोमिनेटिंग कल्चर रहा है, जैसे संडे के दिन छुट्टी बनाना वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचलन था और वो वेस्टर्न कंसेप्ट जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो डोमिनेट कर गया पूरे वर्ल्ड में। समझ में आ गया? तो लोगों को यही डर है कि ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। अब बोलेगा अच्छा है ना सर, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंडिया की बात करो, हमारे कल्चर का कभी पार्ट नहीं रहा संडे छुट्टी बनाना, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते, जैसे अगर आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने ये प्रचलन लेके आए होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो किस तरह से डोमिनेटिंग कल्चर्स जो है वो इन्फ्यूज कर जाते हैं और जो कह सकते हैं दूसरे कल्चर्स हैं वर्ल्ड में, जिन्हें हम माइनर कल्चर कह सकते हैं, जो डोमिनेटिंग नहीं है, नॉन डोमिनेंट कल्चर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी के सामने एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है। तो ये कल्चरल कंसीक्वेंसेस के पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और व्हाट इज कॉल्ड एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कब हो गया सर, मुझे पता ही नहीं चला। होमोजेनाइजेशन इसी तरह से क्या होता है कि कल्चरल कंसीक्वेंसेस जो है वो सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं, जैसा आपने पढ़ा भी था चैप्टर 3 में, यूएस हेजेमनी में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, अब अगर आप ये सोच रहे होंगे अच्छा है ना सर यूनिफॉर्म कल्चर हो गया तो वो एक वर्ल्ड कल्चर बन गया, कितनी अच्छी बात है कि सब लोगों का एक जैसा कल्चर है। ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म कल्चर होना इज नॉट इक्वल टू ग्लोबल कल्चर, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि यहां पे आप जैसे इधर इस चीज को समझोगे कि ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म कल्चर, या फिर जिसे हम क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड होमोजेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड का होमोजेनस हो गया। होमोजेनस मतलब सब कुछ एक जैसा, हर जगह एक जैसे कल्चर आ गए। तो वो सही है क्या? वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट इक्वल टू ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर जैसी कुछ नहीं है, मतलब अगर वर्ल्ड वाइड एक जैसा कल्चर हो रहा है तो वो वर्ल्ड का कल्चर नहीं, वो किसी एक कंट्री का कल्चर है जो डोमिनेट कर गया। समझ में आई मेरी बात? जो पावरफुल डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन या कंट्री रहेगा उसका कल्चर डोमिनेट कर जाएगा। तो अगर वर्ल्ड वाइड आप जैसे देख रहे हैं संडे छुट्टी बनाना है तो संडे की जगह और किसी दिन क्यों नहीं बनाई, ठीक है। आप गैरगोरियन कैलेंडर ही क्यों फॉलो कर रहे हो, विक्रम संवत फॉलो कर लेते। अगर आपको यूनिफॉर्म कल्चर ही बनाना है तो हमारा क्यों हम वेस्टर्न कंट्रीज का अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों हम इंडिया का नहीं कर पा रहे? तो उसके पीछे कारण क्या है कि यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब कभी भी ग्लोबल कल्चर नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कल्चर आ रहा है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के कारण, और जो आ रहा है यूनिफॉर्म कल्चर वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जो डोमिनेटिंग पावर रहेगी वो अपने कल्चर को इंपोज करेगी। समझ में आई मेरी बात? तो व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर, व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर is the imposition of western culture on the rest of the world. Example, soft power of the US hegemony, ठीक है। तो हम जो ग्लोबल कल्चर के नाम पे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं ना, वो ग्लोबल कल्चर नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट इक्वल टू ग्लोबल कल्चर। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। वो तो ये हो रहा है कि ग्लोबली वो छा गया जो पावरफुल था। तो व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर इज इंपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका नेगेटिव कंसिक्वेंस ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आइडेंटिटी इज इन थ्रेट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो आइडेंटिटी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कल्चर है वो एक थ्रेट में है, ठीक है। जैसे यूएस हेजेमनी का आपने कंसेप्ट पढ़ा ही था चैप्टर 3 में, उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा आपने। तो यूएस हेजेमनी वाला जो पार्ट पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि किस तरह से यूएसए जो है, ठीक है, यूएसए सिर्फ पॉलिटिकली और मिलिट्री और इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है, ठीक है, वो कल्चरली भी डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि उसका कल्चर जो वेस्टर्न ड्रेस हो गया, वेस्टर्न टेस्ट हो गया, रॉक म्यूजिक हो गया, ठीक है, रॉक बैंड्स वगैरह ये हो गया, ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में डोमिनेट कर जा रही है। तो वो क्यों कर जा रही है? जैसे हॉलीवुड इज दी क्लासिकल एग्जांपल, हॉलीवुड डोमिनेट कर जा रही है तो वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि क्या है, अपना सॉफ्ट पावर जो है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में उस डोमिनेटिंग पावर ने अपने कल्चर को क्या किया, एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। द कल्चर ऑफ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट्स ऑन लेस पावरफुल सोसाइटी and the world begins to look more like the dominant power wishes it to be, ठीक है। वर्ल्ड वैसा दिखने लगता है जैसा डोमिनेंट पावर चाहती है। ये सिंपल सी चीज है। जैसे क्या होता है, सब बोलेंगे क्या, मतलब एक बहुत जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, सब बोलेंगे क्या कि मैं देश के लिए अच्छा करना चाहता हूं, मैं देश के लिए भला करना चाहता हूं। अब क्या होगा, जब सब देश के लिए भला करना चाह रहे तो सबको करने दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होगा क्या कि जो
ऐसा बोल रहा है मैं भला करना चाह रहा हूं ना, तो अपने इस भला करने की चाह में इतना पावरफुल अपने आप को शो करने लगा कि वो दूसरा भला करने वाले जो दूसरे लोग हैं जो भला करना चाह रहे हैं उनको भी क्या करना चाहेगा, उनको भी अपनी छत्र छाया में लेना चाहेगा, फिर उनके ऊपर एनक्रोच करना चाहेगा। समझ में आ रहा है? तो आप वो ऑब्जेक्टिव को ही खत्म कर दे रहे हो। देखो एक गहरी बात है लेकिन समझने वाली है क्या, कि इस तरह से क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में आप बोल रहे हैं कि हाँ एक वर्ल्ड कल्चर बन जाएगा, तो वर्ल्ड कल्चर बन जाएगा तो सबका बनने दो ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट है वो कल्चर्स जो है डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है, वो कल्चर्स डोमिनेट कर जाएंगे। और जो कह सकते हैं लेस पावरफुल सोसाइटी है, तो वर्ल्ड उन्हें कैसे देखने लगता है, वर्ल्ड उन्हें ऐसे देखने लगता है कि नहीं हमारी आइडेंटिटी सब कुछ है। पावरफुल आइडेंटिटीज जो है वो एनक्रोच करने लगती है, एक तरह से पावरफुल आइडेंटिटीज एनक्रोच करने लगती है। फाइन। और इसीलिए सम ऑफ द पीपल आर्ग्यू दिस प्रोसेस एज मैकडोनल्डाइजेशन। ठीक है, मैकडोनल्डाइजेशन मतलब क्या है, जैसे मैकडोनल्ड्स का एक एग्जांपल दिया जाता है कि मैकडोनल्ड्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे डोमिनेट कर गया। वो ऐसे डोमिनेट नहीं कर गया कि वो खाने की चीज है, वो एक वेस्टर्न कल्चर की तरह डोमिनेट कर गया कि वेस्टर्न कल्चर मतलब वेस्टर्न कंट्री से बर्गर निकल के आया, तो वही मैकडोनल्ड जो है वो क्या कर गया, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें आप क्या देख रहे हैं, इस कल्चरल कंसिक्वेंस को ग्लोबलाइजेशन के आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हो इट इज रेफर्ड एज मैकडोनल्डाइजेशन। ठीक है, मैकडोनल्डाइजेशन कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डोमिनेटिंग कल्चर जो है वो डोमिनेटिंग कल्चर जो है, पावरफुल कल्चर जो है वो क्या कर दिया, वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की आड़ में क्या कर गया, सभी जगह डोमिनेट कर गया। फाइन। तो ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा क्या समस्या है सर, किसी एक को तो पावर में रहना ही है, ठीक है, तो यूएस कल्चर को ही रहने दो ना, अच्छा तो है, लेकिन इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, इसका मतलब बोलते हैं ना कि इसका ड्रॉबैक ये है कि यूएस का कल्चर डोमिनेट कर जाए, मान लिया कि कर रहा है, लेकिन उससे ये होगा कि दूसरे कल्चर जो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। और गुलदस्ता जो होता है ना, वो हमेशा रंग बिरंगे फूलों से ही अच्छा लगता है। अगर आप सोचोगे कि गुलदस्ते में आप सारे फूल एक जैसे कर दोगे तो गुलदस्ता अपनी सिग्निफिकेंस खो देगा, वो अपनी डाइवर्सिटी खो देगा। तो इस सेंस में कल्चरल कंसिक्वेंस ये है कि कल्चरल कंसिक्वेंस में होता है कि जो पावरफुल डोमिनेटिंग कल्चर है वो तो क्या कर जाएगा, एक तरह से एनक्रोच कर जाएगा, लेकिन जो लेस पावरफुल कल्चर है वो थ्रेट में आ जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एंड विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशंस, बिकॉज सिंस पास्ट वी हैव बीन लिविंग इन दिस कह सकते हैं इन दिस बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड में हम रहते आ रहे हैं क्या, कि जहां अलग अलग डाइवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, तो गिव एंड टेक रिलेशन चलते रहना चाहिए। तो ये नेगेटिव कंसिक्वेंस था। अब ये बताओ मुझे, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर दी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेस स्पेसिफिकली पूछ लिया, व्हाट आर दी नेगेटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो बनेगा बहुत बेहतरीन तरह से बनेगा कि ये सारे नेगेटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेस हैं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेस आर दीज कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेस भी हैं ग्लोबलाइजेशन के। जैसे मैंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में बताया, जब वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा हर चीज नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो अगर पॉजिटिव देखा जाए तो व्हाट आर द पॉजिटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो कल्चर आर नॉट स्टैटिक थिंग्स। ठीक है, कल्चर आर नॉट स्टैटिक थिंग्स, गिव एंड टेक रिलेशनशिप इज देयर। कोई भी कल्चर होता है तो कल्चर में आप क्या देखोगे, कोई भी कल्चर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से ऐसा थोड़ी ना कि बस बर्गर बांटते चल रहे हैं, कोई भी कल्चर सीखता भी है। ठीक है, कोई भी कल्चर जो होता है सीखता भी है, तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आर दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑलवेज बैड? तो अगर मान लो क्या है कि वेस्टर्न कल्चर इंडिया के ऊपर आ रहा है, तो क्या वो वेस्टर्न कल्चर हमेशा बैड रहेगा? नहीं। जैसे उस वेस्टर्न कल्चर में आप क्या देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके आया है वो वेस्टर्न कल्चर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिया में डेवलपमेंट होना बहुत सही रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में जो कुछ कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को खत्म भी किया है वेस्टर्नाइजेशन ने। तो उस सेंस में आपको ये चीजें समझना होगी कि ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कंसिक्वेंसेस जो नेगेटिव है वैसे ही पॉजिटिव भी है। ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव भी है। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक, देयर आर गिव एंड टेक रिलेशनशिप अमंग द कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स टेक एंड गिव वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल लाइफ व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। और क्या हमेशा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बैड होते हैं, खराब होते हैं? तो नहीं। समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditional। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप देखेंगे कुछ समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं ना, तो वो हमारे कल्चर को सिर्फ मॉडिफाई करता है, हमारी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करता है। कभी कभी को क्या करता है, हमारी चॉइसेस को एनलार्ज कर देता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो वही मैंने आपको पहले भी बताया चैप्टर में कि कपड़ों में बुराइयां नहीं होती, सोच में बुराइयां होती है। ठीक है, अब मान लो क्या है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारा कपड़े पहनने का तरीका इतना था कि हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल साड़ी पहनते थे, ट्रेडिशनल जो है धोती कुर्ता ये पहनते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर का वो पार्ट था, बढ़िया था। अब उसमें हम हमेशा एक तरह से दिखते थे,
लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे वेस्टर्न कल्चर आया तो हमारे पास में कोट सूट जेंट्स मतलब जीन्स वगैरह जो है ये सारी चीजें भी आई हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर के सामने आई। हमारे लोगों ने देखा यार ये भी कपड़े पहनने का तरीका, हमने वो भी पहनना चालू किए, तो वो पहनने के बाद हम और अच्छे लगे, ठीक है, हम और अच्छे लगे। तो इससे क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन हमारी चॉइसेस को एनलार्ज करता है। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, जब आप व्हेन यू आर गेटिंग एक्सपोजर ना, तो वो एक्सपोजर क्या करता है, आपको ग्रो करवाता है। कुएं का जो मेंढक रहता है, तो कुएं का मेंढक बना रहना क्या अच्छा है क्या? नहीं ना। ऐसा लगता है कि बड़ा कंफर्ट है, वहीं के वहीं हम सारी चीजें मिल रही हैं हमें, तो वो सोचने के लिए अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड टू दैट वेल, ठीक है, उस कुएं तक सीमित नहीं है दुनिया। तो आपको क्या मिलता है, एक्सपोजर मिलता है ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन जो है इट एनलार्जेस योर चॉइसेस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आपके चॉइसेस को एनलार्ज कर देता है, ग्लोबलाइजेशन आपके चॉइसेस को एनलार्ज कर देता है। तो यहां पे आपको ये पॉइंट समझना होगा, समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्जेस आवर चॉइसेस, ठीक है, एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग दी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है तो वो क्या कर देता है, हमारे कल्चर को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, मॉडिफाई कर देता है विदाउट ओवरवेलमिंग दी ट्रेडिशनल। मतलब फॉर एग्जांपल वही जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते थे, हम हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में दाल बाटी चावल ही खाते थे, ठीक है, दाल बाटी चावल खा रहे थे, तो वो क्या है, हमारा ट्रेडिशनल पार्ट है, दाल बाटी चावल आज भी हम खा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जैसे अगर आपने बर्गर्स खाना भी स्टार्ट कर दिए तो उसमें गलती नहीं है कोई, आगे समझ में। तो बर्गर्स आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग दी दाल बाटी चावल, समझ में आया? वो क्या है, वो एक आपको चॉइस दे रहा है, समझ रहे हो? पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या होता है, एट टाइम्स शब्द जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है, एट टाइम्स शब्द जो है शायद समझ में ना आए, इस कारण से चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन आइडिया तो पकड़ में आ रहा है ना आपको, कि आपने देखा कल्चरल कंसिक्वेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, कल्चरल कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कल्चरल कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं जनाब? तो पॉजिटिव ऐसे हो सकते हैं कि कल्चर स्टैटिक नहीं होते, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, और ये जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है ना, तो इस पे क्या कहते हैं, इस पे आप जिस देखेंगे तो एक्सटर्नली कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आर दीज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑलवेज बैड? नो, दे आर नॉट ऑलवेज बैड। समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस, ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हमारी चॉइसेस को एनलार्ज कर देती है। समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर, ठीक है, विदाउट ओवरवेलमिंग दी ट्रेडिशनल, तो हमारी चॉइसेस में हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं और हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो हमारे साथ ही रहता है। जैसे वही कि बर्गर्स आर नॉट सब्सटीट्यूट टू दाल बाटी चावल, ठीक है, जो भी हमारा ट्रेडिशनल कल्चर रहा है वो क्या है, उसके साथ में एक और ऑप्शन में आ गया, एड ऑन मिल गया वो, ठीक है, तो आपको चूज करना, यू आर फ्री टू चूज। फाइन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो है इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे हम नो डाउट इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के चलते। जैसे संडेज जो है, तो संडेज हर कल्चर का पार्ट नहीं रहा, लेकिन आज संडे पे छुट्टी वर्ल्ड के हर पार्ट में है, तो वो क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया। होमोजेनाइजेशन और हेट्रोजेनाइजेशन समझते हो ना? होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि चीजें एक जैसी होना, जैसे चाइनीज सोसाइटी इज अ होमोजेनस सोसाइटी, सब एक जैसे हैं, इसलिए नहीं कि सब ऐसे दिखते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि वहां पे सब हांस एथनिक ग्रुप के लोग हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटी को हम हेट्रोजेनस सोसाइटी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग रंग रूप रेस, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग रिलीजन के, लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से नो डाउट कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्म कल्चर जो है वो डेवलप होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म कल्चर डेवलप होता है, और वो यूनिफॉर्म कल्चर हमेशा डोमिनेटिंग पावर का कल्चर होता है। जैसे हम देखते हैं कि आज वेस्टर्न कल्चर वर्ल्ड के हर पार्ट में पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो जनरेट्स प्रिसाइजली द अपोजिट इफेक्ट ऑल्सो। हाउ? ठीक है, सवाल ये आएगा कि ग्लोबलाइजेशन यहां पे लिखा है कि होमोजेनाइजेशन तो होता है, होमोजेनाइजेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन से हेट्रोजेनाइजेशन भी होता है। कैसे, वो मैं समझाता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, और इसी को कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहा जाता है। शब्दों पे मत जाओ, अब मेरी बात को सुनो। क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से एक जैसे कल्चर बन रहे हैं, लेकिन इसी का अपोजिट इफेक्ट भी ग्लोबलाइजेशन से होता है कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है, तो वेस्टर्न कल्चर सब जगह जा रहा है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में भी दूसरे कल्चर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जीन्स पहनना वेस्टर्न कल्चर का पार्ट था, जीन्स पहनना हमारे कल्चर में भी स्टार्ट कर दिया, लड़कों ने, लड़कियों ने, दादा ने, दादी ने, सब ने, ठीक है, जीन्स पहनना हमारे कल्चर में भी स्टार्ट कर दिया। अब जो जीन्स पहनना हमारे कल्चर में स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि हम ही जीन्स पहन रहे हैं बस, ठीक है, हम जो कुर्ता पहनते थे, तो वो कुर्ता अब क्या है, वो बहुत सारे आप अमेरिकन किड्स को देखेंगे तो वो भी कुर्ता और जीन्स पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, वो भी हरे राम गा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो गिव एंड टेक वाली जो रिलेशनशिप है ना, उससे क्या हो रहा है कि कल्चरल हमेशा सोसाइटीज को, मतलब कल्चरल कंसिक्वेंसेस जो होगा ग्लोबलाइजेशन का, वो सोसाइटी को हमेशा होमोजेनस ही नहीं बनाता है। आप देखेंगे कि कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, जिसके चलते आपको कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द स्टोरी, ठीक है। तो दिस इज नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन्स डिफरेंस इन पावर व्हेन कल्चर्स इंटरैक्ट, but instead more fundamentally to suggest
दैट कल्चरल एक्सचेंज इज रेयरली वन वे। व्हाट अ लाइन बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइंस अगर आप दिल से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखो तो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से बताई गई कि दिस इज नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन्स द डिफरेंस इन पावर व्हेन कल्चरल्स इंटरैक्ट। नो डाउट जब दो कल्चर्स इंटरैक्ट करेंगे तो एक अल्फा रहेगा, एक बीटा रहेगा, एक सिग्मा रहेगा, वो केस रहेगा। ठीक है, कुछ कल्चर्स जो रहेंगे डोमिनेटिंग रहेंगे, जैसे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस डोमिनेटिंग रहा है हमेशा से कि उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अपने इंप्रिंट्स छोड़ दिए हैं। ठीक है, कुछ कल्चर्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो गए और कुछ कल्चर्स ने ऐसा भी किया कि वेस्ट को भी बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, लेकिन आपको यह चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फंडामेंटली टू सजेस्ट दैट कल्चरल एक्सचेंज आर रेयरली वन वे। कल्चरल एक्सचेंज जब होते हैं तो कभी भी वन वे नहीं होते, वो टू वे ही होता है। ठीक है, कोई अगर 90% इन्फ्लुएंस कर रहा तो 10% वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। ठीक है, कोई अगर 90% करा है इन्फ्लुएंस तो 10% हो भी गए हैं। आगे समझ में, तो इस सेंस से ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कंसिक्वेंस जो है तो सोसाइटी को होमोजेनस तो बनाता है, ये उसका नेगेटिव पार्ट हो गया, और पॉजिटिव पार्ट भी है कि वो हेटेरोजेनस भी बनाता है सोसाइटी को। ठीक है, तो कुल मिला के एक बहुत ही डिप्लोमेटिक, एक क्या बोलते हैं ना, एक बैलेंस्ड कंसिक्वेंसेस वाली थ्योरी आपने यहां पे जानी कि व्हाट आर द कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक से आपको किस किस तरह के सवाल आएंगे, मैंने वही बताया कि कल्चरल कंसिक्वेंसेस का पॉजिटिव पूछा जा सकता है, नेगेटिव पूछा जा सकता है, इन जनरल पूछा जा सकता है कि हाउ डू ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ट्विस्टिंग द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, शब्द बहरूपीय होते हैं। ठीक है, सवाल जो है वो भी बहरूपीय है क्योंकि अलग अलग शब्द में बन के आ जाएगा। कंसेप्ट जिसने पकड़ लिया तो कैसे ही पूछ लो, समझ में आया ये। चलो तो हमने यहाँ पे जैसे आप ये देखो ना, ये क्या है, ठीक है, ये आप देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। हम पीछे हैं क्या किसी से? ठीक है, तो हमने वेस्टर्न कल्चर को दिया है तो हमने लिया भी है। ठीक, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। क्लियर हुआ? चलिए तो अभी हम यहाँ पे चीजों को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इंडियन एस्पेक्ट में ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे 3 वीडियोस और हैं, मतलब 3 टॉपिक्स और हैं, उन तीनों टॉपिक्स को सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर है। क्लियर हुआ? तो अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी विल। थैंक यू वेरी मच।